Assalamualaikum. And a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News Monday to Friday. सुबह 9 से 11 लाइव और हमारी कोई दूसरी ब्रांच भी नहीं है. ये अच्छा था, है ना? हमारी कोई दूसरी ब्रांच भी नहीं है. 365 न्यूज पर ही हम आपको नजर आते हैं, राइज एंड शाइन अगर आपने देखना है तो. और आज फ्राइडे, तो फ्राइडे की मुनासबत से भाई आप बहुत अच्छी लग रही हैं. थैंक यू सो मच. एक मैचिंग पता है कि ज्यादा सा आप काम करें ना साथ, तो एक होता है कि आपके ना कपड़े मैच होने शुरू हो जाते हैं, सोच मैच होनी शुरू होती है, शक्लें भी मिलनी शुरू हो जाती हैं. सही कह रहे हैं. ये भी आप एक साल बाद कह रहे होंगे ये जुहैब और नादिया के कजन हैं. कुछ हाँ मिलते जुलते हैं. अच्छा ये होता है. ये होता है वैसे साथ रहने वाले जो आज बालों के पफ भी मिल रहे हैं, तो मतलब वही बात है, हमारे हेयर स्टाइलिस्ट भी एक हैं, तो फिर ये हो सकता है. अच्छा भाई मुझे बात बताओ जुहैब, ये बच्चों को क्या हो गया है? छोटे छोटे उम्र के बच्चे, 6 साल का मेरा बेटा, मैं कब कि मामा गाना सुनना है गाड़ी में, इसको सुबह ड्रॉप करती हूँ, कौन सा? पल पल जीना मुहाल, सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा. यार हाँ, ये आप सही कह रही हैं कि हम लोग जब बच्चे थे ये गाने तो हमें ना समझ आते थे ना मजा आता था. अब आजकल के बच्चे ऐसे गाने ना समझ आ रहे हैं उनको, क्या म्यूजिक एंजॉय करें, क्या वो सुबह वो 4 दफा ऐसे. खुशी की बात है कि पाकिस्तानी गाना है, तो ये तो मुझे एक सुकून है. लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ 6 साल के बच्चे को तेरी आंखों के सिवा, पल पल जीना मोहाल, ये कैसे समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है. मैं कहा बेटा तुम ठीक हो, क्या चल रहा है स्कूल में, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? मैंने कहा आज आधा घंटा बैठूंगी उसके साथ, बेटा है क्या और बेटा ये कि जब तुम माशाल्लाह 18 साल के हो जाओगे फिर क्या करोगे तुम, है ना? फिर अब अभी से नहीं संभाल जा रहे. अच्छा कह रहे क्लास में दूसरे बच्चों को भी ऐसे ही गाने पसंद है, तो ये कुछ ना फिर मेरा ख्याल हाँ, बच्चे पसंद कर रहे हैं कुछ अलग तरह से म्यूजिक. अच्छा फिर ये तो बात होगी. हमारे शो पर क्या है ये भी बताना है हमने. जनाब निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन के बारे में बहुत सुनते आए हैं, तो अब एक प्लान पेश किया. 24 सरकारी इदारों की 3 मराइल में प्राइवेटाइजेशन होगी 3 से 5 साल के दरमियान. और उसमें बहुत सारे इदारे हैं, उसमें PIA भी है, रूजवेल्ट होटल है और दीगर जो पावर जो जनरेशन जो कंपनीज आपको जो सप्लाई खसारे करती में जा रही हैं. हाँ, और गवर्नमेंट के अदारे हैं. अच्छा इसमें क्या चैनल भी आता है जो सरकारी चैनल है, आपको लगता है आने वाले? नहीं, आई डोंट थिंक सो. वो तो नहीं, वो प्राइवेटाइज नहीं हो सकता क्योंकि वो सरकारी टीवी है. अच्छा. और वो सरकारी चीजें ज़ाहिर है आपको बताता है. तो ये प्राइवेटाइजेशन की हमने बात करनी है. उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में एक हादसा पेश आया, वो जो आपने भी हमेशा कहा कि सयाहती मकामात पर ना कोई इंतजामात होते हैं और लोग जा रहे होते हैं उस तरफ. अच्छा हादसा हो जाता है लेकिन पाबंदी है बोटिंग पर, राफ्टिंग पर, और उसके बावजूद वहां पर हो रही है वो, जिसकी वजह से जाने गई. देखिए कोई कंपनी है ना जो करा रही है. हाँ. ये सारे टूर ऑपरेटर टाइप वाले लोग होते हैं, वो कैसे करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, और चल रहे हैं खुल्लम खुल्ला. तो यही बात है. अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक पाकिस्तान में एक नेशनल पॉलिसी का ऐलान किया गया है. AI से मुतालिक एक पॉलिसी आई जिसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि देखें ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है इसको लेकर. ऐसे ही नहीं कि बस इसको इस्तेमाल करना और शुगल मेला ही है. इससे लोग जो बेरोजगार होंगे, AI में रोजगार आपने मौके पैदा करने हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी थी पॉलिसी. और ये नेस्टेप भी जो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, बहुत कमाल नेस्टेप में काम हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे. बट ये कि हम लोग माशाल्लाह हमने एक्सेप्ट कर लिया है टेक्नोलॉजी को, और ये कि टेक्नोलॉजी को हमने अडेप्ट करना है फॉर द फ्यूचर. ये बहुत अच्छी बात है. बिल्कुल ऐसे ही. और क्रिकेट पर बात होगी. वनडे इंटरनेशनल पहला होने जा रहा है वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का, तो इस पर भी तजिया होगा. लेकिन बढ़ते हैं पहले हमारे टॉपिक पर. वफाकी हुकूमत ने 24 सरकारी इदारों की 3 मराइल में निजकारी का फैसला किया है. और वफाकी वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने सरकारी इदारों की निजकारी की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश की हैं. अब्दुल अलीम खान की जानिब से कौमी असम्बली में पेश की गई तफसीलात के मुताबिक पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी. ठीक है, मरहलावार ये होगा. फिर अगले 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी. और कौमी असम्बली में जमा कराए गए जवाब के मुताबिक जो पहले कौमी एयरलाइन, रूजवेल्ट होटल और ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी की जाएगी पहले मरहले. अच्छा ये हो जाएगी, मतलब कंफर्म है? हाँ, 1 साल के अरसे में सारा मतलब अभी इसमें कोई पास होना है, ऑर्डर आना है, साइन होने हैं? नहीं, अब ये होगा. अगर इंप्लीमेंट होगा तो फिर हो जाएगी, नहीं होगा तो फिर उसी तरह होगा जैसे 5-6 साल से हम सुन रहे हैं कि निजकारी हो रही है, प्राइवेटाइज करना है हमने, इदारे लॉस में जा रहे हैं तो उनको दोबारा से प्रॉफिट जरूरी है. अच्छा हमें ज्वाइन किया है हारून शरीफ साहब ने. बेहतर है तो फिर बेहतर है. हारून शरीफ साहब ने ज्वाइन किया जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमें बेहतर तौर पर बताएंगे. हारून साहब वेलकम करते हैं शो पर आपको. राइज एंड शाइन में कैसे आप? गुड मॉर्निंग. जी मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू. अच्छा सर मुझे बताइएगा कि प्राइवेटाइजेशन की हमेशा हम बात करते हैं और PIA की निजकारी तो पता नहीं क्या होगी या नहीं होगी, कुछ नहीं समझ. बहुत दफा सुना है लेकिन फिर होता नहीं है, रुक जाता है. तो अब ये जो प्लान पेश किया गया है 24 इदारे की निजकारी हुई, आप समझते हैं कि इस पर ये काबिल अमल है और ये हो जाएगा? जी बहुत शुक्रिया. पहली बात ये है कि ये प्लान कोई नया नहीं है. जब मैं इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर था तब भी ये प्लान पेश होता था. प्रॉब्लम प्लान का प्रॉब्लम एक माइंड सेट का है
کہ حکومت کا کیا کام ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کا کیا کام ہے. میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن دیتا جاؤں اکنامک ٹرمز میں. پرائیویٹائزیشن از اے مین ٹو اچیو سم تھنگ. یہ کوئی حل نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آیا حکومت کو یہ ادارے چلانے ہیں یا نہیں چلانے ہیں. اگر نہیں چلانے ہیں تو ان کو امیڈیٹلی ان کے انڈیپینڈنٹ بورڈز اور انڈیپینڈنٹ مینجمنٹ لگانی چاہیے. نہ اس میں پیسے لگتے ہیں، نہ بیڈنگ کرنی پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ پروسیس چلاتے رہیں. کیونکہ بیوروکریسی وہاں پر انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے، پرکس ہیں، پریویلیجز ہیں. دے کنٹینیو ٹو ڈیلے. پاکستان کا امیج جو ہے اور ٹرسٹ انویسٹرز کا پرائیویٹائزیشن پر بہت زیادہ شیک ہوا ہوا ہے بیکاز وی ہیو فیلڈ ٹو ڈیلیور. ابھی میری رائے یہ ہے کہ جو 24 ہیں آپ یہ اناؤنسمنٹیں نہیں کریں. آپ ایک کوئی چھوٹا یا درمیانے سائز کا پروجیکٹ پرائیویٹائز کر کے دکھائیں اور پھر اس پہ بلڈ. اچھا تو سر ویسے کیا جب پرائیویٹ کمپنی ٹیک اوور کرتی ہے تو کیا چینجز آتے ہیں؟ لیٹس ٹیک پی آئی ایز این ایگزامپل کہ اگر کوئی ٹیک اوور پرائیویٹ کمپنی کرے گی تو سب سے پہلے کیا اس میں وہ چینجز لے کے آئیں گے ٹو میک اٹ پروفیٹیبل؟ جی دیکھیے پروفیٹیبلٹی خالی آبجیکٹو نہیں ہے. ہاں اس کو آپ نے ایفیشنسی کا آبجیکٹو ہے، کمپنی کو ریوائیو کرنا آبجیکٹو ہے، کمپنی کی سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنا آبجیکٹو ہے. ٹھیک ہے جی. سو دیر از این ایفیشنسی آرگومنٹ اینڈ دیر از اے پروفیٹیبلٹی آرگومنٹ. ہوتا یہ ہے کہ حکومت جب خود اس کے اندر اپنے بندے بھرتی کرتی ہے، بیڈ مینجمنٹ کرتی ہے، تو دے جسٹ ٹرائی کہ اس کا نکل جائے ہم سے، گیٹ ریڈ آف اٹ، فیملی سلور ہے بیچ دے. یہ خطرناک ہے. ہم نے KESC میں کر کے دیکھا ہے. ہمیں اس وقت بیسٹ بیڈر کی بجائے کہ جو پیسے دے، پرائیویٹ کمپنی کیا کرتی ہے اگر تو وہ واقعی ان آبجیکٹیوز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے وہ پروفیشنلزم لائیں گے، پھر وہ اس پہ مزید انویسٹمنٹ لائیں گے، اس کے بعد وہ بورڈز کو اور اپنی مینجمنٹ کو چینج کریں گے. جی ہم نے بینکس میں دیکھا ہے، ہر جگہ دیکھا ہے. اور حکومت کا انفلوئنس جب نکلے گا تو میریٹوکریسی آنی شروع ہوگی. اور ڈاؤن سائزنگ بھی اس کا ایک پلان کا حصہ ہوتا ہے جس میں ڈاؤن سائزنگ بھی ہوگی امپلائیز کی. جی کیونکہ حکومت نے بہت زیادہ بھرتیاں کی ہوئی ہیں تو گریجول ڈاؤن سائزنگ یقیناً حصہ ہے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس کے طریقے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے دن آپ سٹاف کو کاٹ دیں. اب اگر آپ بیچ دیتے ہیں کسی ایسے انویسٹر کو جس نے صرف پیسے بنانے، وہ کہے گا جی بہت اچھا اس کی میں زمینیں بیچتا ہوں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتا ہوں اور PIA کو اس طرح یوز کر لیتا ہوں. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ ایویشن انڈسٹری کے ایکسپرٹس جو ہیں، یعنی جو بڈر ہے یا خریدنے والا، اس کا پلان کیا ہے آگے؟ ادارے کو چلانا ہے، مقصد ادارے کو چلانا ہے اور اس کی کیپیبلٹی کیا ہے. سر لیکن بات یہ کہ یہاں پہ یہ کام اس لیے نہیں ہوتا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں چیزیں؟ یعنی کہ ہم نے جو اگر PIA کی نچکاری کی بات کی، یونینز کھڑی ہو جاتی ہیں، احتجاج شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو نکالے جانے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کو کیسے اوور کم کریں گے؟ ہمیشہ ہم یہاں ہی پھنستے ہیں آ کے. جی اس کو اس طرح اوور کم کریں گے کہ اس کو ڈی پولیٹیسائز کریں. ہم نے پرائیویٹائزیشن ایک کمیشن بنایا، اس لیے گیا تھا. اس کا قانون کہتا ہے کہ وہ منسٹری نہیں ہے. ہم نے ایک وزیر لگانا تھا، اس کو وزارت بنا دیا. جب وزارت بنا دیا تو بیوروکریسی نے کیپچر کر لیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ بیوروکریسی کے اور پولیٹیشنز کے انٹرسٹ ہے، تو کون اپنے انٹرسٹ کٹ کرنا چاہتا ہے؟ سو انلیس اینڈ انٹل پرائیویٹائزیشن منسٹری کو آپ انڈیپینڈنس دیں، وہاں پر پروفیشنل کو ٹارگٹ دیں، ایک CEO لگائیں کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، اور ان کو آپ سپیس دیں. جب تک یہ بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز مل کے کھیلتے رہیں گے تو وہ یونینز اور سب لوگوں کے پریشر میں آ کے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. پوری دنیا میں نے دیکھی، میں نے مہاتیر محمد صاحب سے تفصیل میں بات کی ملیشیا میں، وہاں کیسے ہوا. میں یہ بتاتا جاؤں کہ پرائیویٹائزیشن کے گلوبلی نتیجے مکسڈ ہیں. یہ کوئی ایک سلوشن نہیں ہے، لیکن ایک چیز پہ اتفاق ہے کہ حکومت کا کام پروفٹ کمانے والی کمپنیاں چلانا نہیں ہے. ان کا کام اپنی بیسک سروسز پہ توجہ دینا ہے. اور کون سے ادارے، اگر آپ سمجھتے ہیں دنیا بھر میں جو آپ نے دیکھا، آپ کا مشاہدہ ہے، کون سے ادارے پرائیویٹائز کیے جا سکتے ہیں، یا پھر ٹوٹل 100% پرائیویٹائز کر کے لوگوں نے ترقی کی ہے؟ دنیا کیسے چل رہی ہے ان اداروں کو لے کر؟ جی بہت سے ماڈل ہیں. دیکھیں چین نے کیا کیا ہے، انہوں نے پرائیویٹائز کرنے کی بجائے انڈیپینڈنٹ مینجمنٹ کو کانٹریکٹ پہ دے دیا اور ان کو ٹارگٹس دیے کہ آپ نے اتنی پروفیٹیبلٹی بڑھانی ہے. یعنی اونرشپ جو ہے وہ حکومت کی ہی، لیکن بس اس کو مینجمنٹ انہوں نے دے دی ایسے.
कि मैनेजमेंट को इंडिपेंडेंट कर दिया, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अनबंडल करते हैं बड़ी कंपनियों को, उनकी 3-4 कंपनियां बना देते हैं। जैसे पीआईए है, उसके अंदर रूजवेल्ट होटल है, पीआईए केटरिंग है, पीआईए लॉजिस्टिक्स है, यू नो, तो वो फिर एक इतनी बड़ी डील नहीं रह जाती कि कोई एक बिडर खरीद ना सके। ठीक है जी। तीसरे इसके बेतहाशा एंगल्स हैं। प्राइवेटाइजेशन तो एक पुरानी चीज हो गई है, हम दोबारा इस पे कोशिश कर रहे हैं। तीसरा एंगल ये है कि यूटिलिटीज की जो प्राइवेटाइजेशन है, क्योंकि उसमें अवाम की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके अंदर पैसे से ज्यादा एक्सपर्टीज को देखना पड़ता है। यूके ने ट्रेन्स को किया था, वहां उनको पहले मसला आया, फिर उन्होंने उसको बदल दिया मार्गरेट थैचर ने। सो ये बहुत से एंगल हैं, लेकिन जब तक प्रोफेशनल्स प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस नहीं चलाएंगे तब तक आई एम अफ्रेड कि ये नहीं हो पाएगी। अच्छा, और आपको लग रहा है वैसे कि इस दफा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी इन इदारों की या नहीं, कोई हर्डल आ जाएगा? जी, ये जोर लगा रहे हैं, लेकिन अब मैं सियासी बात करता हूं, क्योंकि एक कोलेशन हुकूमत है और उसकी जो एक पार्टी है पीपल्स पार्टी, वो आइडियोलॉजिकली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हक में है। जी जी, ठीक है। तो इनको एक वहां पर कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा कि जनाब हम करने जा रहे हैं, क्योंकि सबने अपने बंदे भर्ती किए हुए हैं, तो वो ये गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी पे है कि हाउ कैन दे टेक एवरीबॉडी अलोंग। अच्छा, थोड़ा सा बस ये बताते चलिए, ये रूजवेल्ट होटल का क्या मामला है? न्यूयॉर्क में ये होटल है, प्राइम लोकेशन है, ये कैसे मतलब मुझे कैसे नहीं चलता ये होटल? और लॉस में ये हमेशा ऐसे वैसे मैं तो उसके सामने काम करता रहा हूं। देखिए, बात ये है, मैंने फिर से कहा कि जब आप हुकूमत को दे देते हैं चीजें, तो हुकूमत उनको अपने पेट्रनेज के लिए इस्तेमाल करती है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए करती है। उनका मोटिव एफिशिएंसी और प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि वो टैक्स पेयर के पैसे पे कर रहे होते हैं। अगर अपना पैसा लगाओ तो आपको उसका दर्द होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर यही मैं बता रहा हूँ, रूजवेल्ट को आप आज इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट को रूजवेल्ट चलना शुरू हो जाएगा। इतनी प्राइम जगह है, 45 स्ट्रीट के ऊपर है, मैनहट्टन में है, कैसे नहीं चलेगा? कभी उसको लीज कर देते हैं, कभी हाफ हार्टेड कोशिशें करते हैं। ये आप जब तक कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर और एसएएफसी एक क्लियर बात नहीं करते कि हमने आज से कारोबार नहीं करना, देन थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग। जी, और ये जो पावर सप्लाई कंपनीज हैं, आइस्को वगैरह और 3 डिस्को, उसको तो ये तो आपने केई का करके देख लिया, तो इसमें कौन सा मॉडल लाया जा सकता है? केई का तो बिल्कुल ही मैं कहती हूँ इसमें मेरे हिसाब से आपको ठीक तो नहीं हुई चीज। मेरे हिसाब से आपको एक्सपर्ट्स को देना चाहिए रादर देन आउटराइट सेल। ठीक है, सही है, ओनरशिप रहे। और बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और सारी चीजें जरा वाज़ेह सामने कि प्राइवेटाइजेशन एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर आप मुख्तलिफ पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें सबसे बेस्ट पॉलिसी तो आप भी बताइएगा, मैं ये समझता हूं कि आपकी ओनरशिप हुकूमत की यानी रियासत की रहे, और उसमें मैनेजमेंट का इंतजाम जो है वो आप अगर दे दे किसी कंपनी को और वो चलाए। और क्या ख्याल है? ये मुझे लगता है ये फाइनेंस, इकोनॉमी, इसके जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, इस वक्त वो बड़ा जरूरी कि हमारी हुकूमत उनसे गाइडेंस लें, मशवरे करें, रादर देन कि जो अपनी पार्टी के लोग, अपने आसपास के लोग नहीं, वो लोग जो कि दुनिया मतलब मुल्कों की मैं कहती हूँ किस्मत बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे आरिफ भाई हैं, मलेशिया गए काफी साल पहले, बैंकर, पाकिस्तानी बैंकर सेटल हुए, वहाँ काम कर रहे थे, बैंकर की जॉब थी, फिर उसके बाद आगे उन्होंने तरक्की की, और फिर उन्होंने एक मलेशिया की इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट किया, और उनकी ऐसी कुछ प्लानिंग स्ट्रेटजीज थी जिससे मलेशिया की इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। और आप ये देखें कि उनको मलेशिया की गवर्नमेंट ने, जो कि किसी को नेशनैलिटी नहीं देती, फर्स्ट पाकिस्तानी टू गेट मलेशियन नेशनैलिटी और टाइटल ऑफ दातुक, और उनकी वाइफ दातुन, तो इदारों का अपने कदमों पर खड़ा होना बात ये कि बहुत कितनी जरूरी है। आपको भरोसा करना है, आपने इन लोगों से काम निकलवाना है। और ये इतनी बड़ी बात है कि लाइक आई सेड कि जब इकोनॉमी बेहतर होती है तो मुल्क का जो है वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। होता है, बिल्कुल। आप जो कुछ भी पॉलिसी आप लेकर आए, लेकिन ये कि ह्यूमन वेलफेयर, यानी आप जो रियासत में बसने वाले लोग हैं उनकी बेहतरी सबसे पहले यानी प्रायोरिटी बेसिस पर होनी चाहिए कि कोई निकाला ना जाए। और टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनको रिस्पेक्ट दें और उनको इसमें जो है ऑन बोर्ड करें। दे विल गाइड यू बेस्ट। और फिर आगे बढ़े। एक ब्रेक लेते हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए राइजिंग स्टार। गुड मॉर्निंग। After the break, good morning.
मॉर्निंग एवरीवन। Welcome back. राइज एंड शाइन में अब थोड़ी जरा संजीदा बात भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। और हम जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं तो हम सेफ टूरिज्म की बात करते हैं। उसमें जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो जा रहे हैं, यानी टूरिस्ट की भी जिम्मेदारी है कि वो किस मौके पर जा रहे हैं और क्या इंतजामात उनके हैं, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी उस इंतजामिया की है वहां पर जो कि टूरिस्ट को सेफ गार्ड करेगी, क्योंकि इसी से तो रेवेन्यू जनरेट होगा। जब टूरिस्ट समझेंगे सेफ अपने आप को तो ज्यादा तादाद में आएंगे। लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं नादिया, एक सयाती मकाम है गिलगित बल्तिस्तान में, वहां पर पाबंदी है, तैराकी पर वहां पाबंदी है, राफ्टिंग पर पाबंदी है, बोटिंग पर पाबंदी है, उसके बावजूद लोग बोटिंग कर रहे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं और उसकी वजह से हादसा और अभी कुछ तो ये हफ्तों पहले, दिनों पहले जो अमवात हुई हैं हमारे सामने है। जो टूरिस्ट वहां गए, किस तरह के जो पानी की रेलें आए, बहा के ले गए और फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो कराची की ऐसे में फिर भी वापस मतलब वहां जाना, लोगों का वहां जाना, और फिर ये लोग जो उनको टूर ऑपरेटर्स वगैरह इनको एक्टिविटीज कराते हैं ये कह के कि इट्स सेफ विदाउट एनी प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोसीजर्स, देखिए फिर कितना बिल्कुल। और कराची के यासिर लोधी साहब हैं जिनकी फैमिली से लोग उनके बेटे चले गए, उनकी बहू की जान चली गई है, इसमें एक बेटा जख्मी हुआ है। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ? जीबी हुकूमत के तर्जुमान भी हमारे साथ हैं, फैजुल्ला फिराक साहब, और मुतासरा फैमिली से यासिर लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों को शो पर बस वेलकम क्या करना है हमने। आपका तो नुकसान हुआ है यासिर साहब। यासिर साहब बहुत बहुत दुख के साथ, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कि हुआ क्या, ये फैमिली कब गई और उनको क्या मालूम था कि ये खतरनाक टाइम है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और वहां उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या? आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने मुझसे राब्ता किया। हुआ कुछ इस तरीके से वाकया के 4 दिन पहले जो है मेरा बड़ा बेटा अहमर लोधी, छोटा बेटा उसैद लोधी और मेरी बहू जो है अक्सा अहमर, ये यहाँ पर आए कचोर में और इन्होंने स्टे किया। नेक्स्ट डे जो है ये वहाँ पर बोटिंग के लिए गए और इन्होंने बोट ली। 2 ऑपरेटर इनके साथ बोट पे मौजूद थे। ये टोटल 5 लोग बोट पे मौजूद थे। तो वो रेड जोन है, यहाँ के गवर्नमेंट ने जो है 144 भी लगाई हुई थी, जो हमें मालूमात पता चली है। पानी में जाना जो है वो मना था, बोटिंग करना मना था। उसके बावजूद भी वो बोट वहाँ पे चल रही थी और फैमिलीज भी थी, टूरिस्ट यहाँ पर, और जो उसमें जो है जा रहे थे और आ रहे थे। तो इसी तरीके से मेरी जो फैमिली है, अहमर लोधी, उसैद लोधी और अक्सा यासिर जो है वो भी एक बोट में जो है सवार हो गए। 2 ऑपरेटर उनके साथ थे। तो वो बोट जो है पानी में जाने के बाद डिसबैलेंस हुई। तो उसमें से जो ऑपरेटर थे वो दोनों ऑपरेटर जो है मेरी फैमिली को पानी के बीच में छोड़ के जो है खुद अपनी जान बचा के वो किनारों की तरफ भाग गए। अब एक तो उनकी जिम्मेदारी थी, जब उन्होंने बोट में मुसाफिरों को बिठाया तो वो महफूज मुकाम की तरफ लेके जाते। वो वहां से बोट जो है चलती हुई खतरनाक जो पानी का रेला था उसकी तरफ चली गई। मेरा छोटा बेटा लोधी जो है जी ठीक है जी जी एक मिनट जी जी आपकी आवाज आ रही है हमें। जी यासिर साहब आवाज आ रही है आपकी। उन्होंने बहुत कोशिश की किसी तरीके से अपने बड़े भाई को और अपनी भाभी को बचा ले। उस बच्चे की हिम्मत थी। पानी बहुत ठंडा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा है पानी का यहाँ पर। वो कश्ती जो है वो रेड जोन में चली गई। वहाँ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पानी में पत्थर मौजूद हैं, पहाड़ी पत्थर मौजूद हैं। और उसके बाद जो है वो अहमर जो है, मेरा बेटा अहमर लोधी जो है वो पानी में डूब गया। मेरी बहू जो है वो पानी में डूब गई। मेरा छोटा बेटा जो है उसैद लोधी वो पानी में डूब गया। और जो है वो ऑपरेटर जो है इसको छोड़ के भाग गया यहाँ से। मेरा छोटा बेटा उनको आवाज़ें देता रहा, चिल्लाता रहा कि मुझे बचाओ, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। लेकिन यहाँ के लोकल और मुकामी लोगों को मैं हाथ जोड़ के बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे उस बेटे को बचाया। जिशान नामी कोई नौजवान था जो उस इलाके के गांव से वाबस्ता था। उसने उसैद लोधी को जो है वहां से रेस्क्यू किया पानी से। आपके छोटे बेटे को और जी छोटे बेटे को। और थोड़ी देर के बाद जो है
मेरी बहू जो थी वो एक जगह पॉइंट आउट हुई कि वो पानी में मौजूद है, तो यहाँ की इंतजामिया ने फौरी ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इंतजामिया का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ की, और लोकल लोगों का मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ के लोकल जो मुकामी लोग हैं वो हमारे से हर तरह का अच्छा, कोऑपरेट कर रहे हैं। आपके बेटे बेलौस अभी है। लापता है और आपकी बहू की डेड बॉडी मिली। आप हमारे साथ ही रहिए जी। यासिर साहब। हमें गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान, हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक साहब ने भी ज्वाइन किया है। फैजुल्लाह फिराक साहब, सिर्फ दो चीज़ें हैं। देखिए, हादसात होते रहते हैं और जिम्मेदारी यकीनन इंतजामिया पर ही डाली जाती है, लेकिन दो बातें यहाँ पर हैं जिनके जवाब आपने देने। एक तो पाबंदी थी, तैराकी पर पाबंदी थी, बोटिंग पर पाबंदी थी, उसके बावजूद ये प्राइवेट लोग ये काम कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, फिर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं उन्होंने लिए हुए हैं। ये दो चीजें, इनका जवाब आपको देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और जो अफसोसनाक वाक़या कचूरा के मुकाम पर हुआ है ये फैमिली के साथ, एक तो ये है कि हम इसके दुख दर्द में बराबर शरीक हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और दूसरी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने इस एरिया में सेक्शन 144 लगाया है और इस पे प्रॉपर पाबंदी है, क्योंकि दरियाओं का और झीलों का बहाव बढ़ गया है गिलगित बल्तिस्तान में पानी का। इस वजह से यहाँ पे बैन है। इसके बावजूद यहाँ पे जिस तरह के टूर ऑपरेटर्स ने ये ऑपरेट किया है कश्तियों को, और उसमें जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उसके बाद वाक़े के बाद इत्तला मिली गवर्नमेंट को कि इधर इस तरह का कोई वाक़या है। उसके बाद रेस्क्यू की टीमें पहुंचकर वहाँ पे रेस्क्यू करने की कोशिश किया इंतजामिया ने और भरपूर तरीके से। लेकिन वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की वाज़ेह हिदायत की रोशनी में हिदायत की गई है कि ये जो ऑपरेटर थे इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और गिलगित बल्तिस्तान भर में इस वक्त हमने मुख्तलिफ मीडिया टूर के जरिए भी और मुकामी सतह पे भी हमने ये इंतबाह भी किया है, अलर्ट्स जारी किए हैं मुख्तलिफ हवालों से। उसमें ये कश्ती रानी भी शामिल है। ये पकड़े गए हैं, ये टूर ऑपरेटर्स कहाँ हैं? ये जो दो टूर ऑपरेटर्स थे सर, ये बताइएगा, टूर ऑपरेटर्स जो ये हैं, पहले तो जरा इनकी बात कर ली जाए जिनकी वजह से ये हादसा पेश आया, ये ट्रेजेडी हुई। ये कहाँ है? ये पकड़े गए हैं? इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। उनमें से एक बंदा इस वक्त का शिकायत उसमें तहवील में है, इंतजामिया और पुलिस की कस्टडी में है, और इनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस तरह इंसानी जानों के साथ खेलना। और मैं टूरिस्ट हजरात से भी गुजारिश करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान की जिस तरह के ट्रेन इस वक्त माहौल और उस वक्त वहाँ के पानी का बहाव बढ़ रहा है, सैलाबी रेले आ रहे हैं, तो ऐसे हालात के अंदर मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीजों पे वो करना चाहिए। तो अब मैं इस ऐसे मोड़ पे ऐसी कोई बात करना नहीं चाहता, लेकिन हम सबके कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है। कलेक्टिव तो बनती है सर, लेकिन हैरानी ये होती है कि वाकये के बाद इंतजामिया जागती है। हैरानी इस बात की है कि ये कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि छुप के कहीं कोई काम हो रहा है, बिल्कुल कोई ड्रग सप्लाई हो रही है और छुप के जनाब उसकी ये तो सबके सामने काम हो रहा है। टूरिस्ट भी उन्हें पता है कि इस मकाम पे हमें ये ऑपरेट ही क्यों हो रहे हैं, ये रैफ्ट्स यहाँ हैं क्यों चल रही हैं, सबके सामने और भी फैमिलीज हैं। गिलगित बल्तिस्तान 28,000 मुरब्बा मील का इलाका है। हर जगह में टूरिस्ट तो पुलिस और इंतजामिया तो खड़ी नहीं हो सकती। हमने सेक्शन लगाया था वहाँ पे, अगर छुप के किसी ने वहाँ पे कश्ती रानी किया है तो उसने वायलेशन किया है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं सर। लेकिन थोड़ी पेट्रोलिंग हो सकती है, सीसीटीवी कैमरास लग सकते हैं जो काफी, देखिए जब वो राफ्टिंग हो रही है उसने कहीं ना कहीं तो आना ही है। अगर इधर नहीं आपने पकड़ा, आप 2 किलोमीटर के बाद पकड़ लेंगे, 10 किलोमीटर के बाद पकड़ लेंगे, लेकिन पकड़ तो सकेंगे ना। ये तो नहीं कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। ये एक्टिविटी हो रही है तो ये अंदर तो नहीं हो रही ना, ये प्राइवेट एक्टिविटी नहीं है कि जी होटल के कमरे में है, ये तो खुला खुला हो रहा है। आपको पकड़ना चाहिए सर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पेट्रोलिंग इसकी मस्ट है। हम इनको इन्होंने देखे दफा 144 में क्यों चलाया कश्ती, वो तो हम पकड़ेंगे। गवर्नमेंट अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करेगी इंशाल्लाह, और हम इस मामले में मुतासिर फैमिली के साथ खड़े हैं जी। और बिल्कुल आपने ये वाली दूसरी बात बिल्कुल सही की कि टूरिस्ट को भी जरा ख्याल होना चाहिए कि इतना तेज बहाव है पानी का, अपनी जान खतरे में क्यों। यासिर साहब, आप मुझे बताइएगा कि अभी आपके बेटे की तलाश के लिए जो ऑपरेशन जारी है उससे मुताल्लिक कोई आपको अपडेट किया गया है? और वो जो आप ये कह रहे थे कि वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रैफ्ट कि आप जाएं और एंजॉय करें, और वो कहते हैं कि जी कुछ नहीं होगा, अब तुम तो इतने दिनों से कर रहे हैं, कोई भी हादसा नहीं हुआ, सेफ है। ऑपरेटर फिर ये इस तरह की जो है ना झूठी बातें भी करते हैं। जी सर।
اصل میں یہاں پر جو ہے جب کوئی باہر سے سیاح یہاں آتا ہے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے یہاں کے لوگوں پہ جی اور یہاں کی انتظامیہ پہ. تو میرے بچوں نے بھی جب یہاں پر آئے تو انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ پانی جو ہے اتنا خطرناک ہو جائے گا. یہ بوٹنگ میں 144 لگی ہوئی ہے. آپ نے جو سیاحوں کی ذمہ داری کی بات کی ہے, تو آپ بھی اگر کہیں پہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہوٹل جو ہے گورنمنٹ نے سیل کر دیا ہے, اس میں رہائش نہیں ہو سکتی ہے, اس روڈ پہ جانا منع ہے یا نہیں ہے, یا آپ کو ان لوگوں سے ملنا چاہیے یا پبلک میں کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ایسی کوئی سیاح کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے, نہ کوئی ایسے رول ہوتے ہیں کہ سیاح جو ہے پہلے جائے کسی جگہ پہ اور جا کے پوچھے کہ بھائی یہاں پہ مجھے اس ہوٹل میں کھانا کھانا ہے, اس روڈ پہ جانا ہے, یہاں پہ مجھے گاڑی چلانی ہے یا نہیں چلانی ہے. گورنمنٹ نے پابندی تو نہیں لگائی بھی. نہیں سر, میں اس کانٹیکسٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں بالکل آپ کو ہرٹ نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس ملک میں, نہیں سر سنیں میری بات, میں کیوں کہنا چاہ رہا ہوں یہ, میں یہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں, میرے بچوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے, مجھے انصاف چاہیے. میری بہو یہاں پر پانی میں ڈوب کے مر گئی. آپ 2 منٹ پانی میں کھڑے نہیں ہو سکتے, یہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے. آج 4 دن ہو گئے, میرا بچہ جو ہے وہ پانی کے اندر موجود ہے. بالکل مجھے میرا بچہ چاہیے. میں انتظامیہ سے بھی اپیل کرتا ہوں, میں وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہوں, میں صدر پاکستان سے اپیل کرتا ہوں, گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ سے میں اپیل کرتا ہوں, میں کمشنر سے اپیل کرتا ہوں, میں پاکستان کے ایک آدمی سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس چیز کو روکیں اور میرے بچے کو یہاں سے مجھے برآمد کر کے دیں. اللہ کی جو رضا ہے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. یہاں پہ انتظامیہ میرے ساتھ ہے, آپریشن مسلسل چل رہا ہے. ابھی بھی ہم اسکردو میں موجود ہیں اور یہاں پر آپریشن صبح سے سٹارٹ ہے. لوگ یہاں پر لوکل لوگ, ریسکیو 1122 والوں کا میں شکر گزار ہوں اور لوکل لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. انتظامیہ مکمل میرے ساتھ سپورٹ میں ہے. آپ یہ بات نہ کریں کہ سیاح کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے, لیکن یہاں پر جو لوگ تھے وہ ان کی ذمہ داری تھی. میرے بچوں کو اس تیز پانی میں, ٹھنڈے پانی میں کشتی سے وہ کود گئے. آپریٹر, ان ظالموں کو اتنا رحم نہیں آیا کہ انہوں نے 2 خاندان تباہ کر دیے. سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے, آپ کے دکھ میں بالکل برابر کے شریک ہیں. میری بات تھوڑی سی سن لیں. میں نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے کہ سیاحوں کی ذمہ, جی سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کے دکھ میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے کہ جہاں انتظامات ہو ہی نہ, اور ہم بھی انتظامات کا رونا رو رہے ہیں. کب سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, 1 ڈیڑھ 2 مہینے سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کے انتظامیہ کی تیاری پوری نہیں ہے. ان حالات و واقعات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاح کو بھی تھوڑا سا یہ دیکھ لینا چاہیے کیونکہ انتظامات نہیں ہیں. آپ کی بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے آپ کے چینل سے پورے پاکستان سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ جو بھی حکومت پاکستان کے, گلگت بلتستان کے جو بھی عہدیداران ہیں, ذمہ داران ہیں, پاک فوج سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں, میں ایئر مارشل آپ سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں, خدا کے واسطے یہاں پہ فوج کو اتاریں اور اللہ رسول کے واسطے جو ہے میرے بچے کو تلاش کرنے میں فیض اللہ صاحب آپ بس مجھے بتائیں کیا فیض اللہ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے فیض اللہ صاحب کہ جو ٹورسٹ وہاں آ رہے ہیں ان کو کوئی ایسی انفارمیشن یا ان کو ایسے وارننگ لیٹر چیزیں کچھ بھی نہیں, ایک پامفلیٹ آپ بنا سکتے تھے کہ جو آپ جو ہیں ٹول پلازا سے گزرتے ہیں یا ویسے کہ ان کو آپ ایک پیپر دے دیں کہ جی یہ چیزیں ہیں, آپ نے اس کا خیال کرنا ہے, یہاں دفعہ لگی ہوئی ہے, یہ چیز منع ہے, نہیں کریں گے آپ کی جان کو خطرہ ہے. کچھ ایسے ان کو دے سکتے ہیں نا ہم ایسے پیپرز وغیرہ بھی. دیکھیں ہم نے مختلف ٹولز کے ذریعے تو یہ تباہ جاری کیا تھا. اس فیملی کو متاثرہ فیملی اس کو اس کے علم نہیں ہوا ہوگا, اور یہ جو مداری بنتی تھی وہاں پہ کشتی چلانے والوں کو دفعہ لگا ہوا تھا. انہوں نے پہلے تو کشتی نہیں چلانی تھی, پھر اس فیملی کو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ادھر یہ پانی خطرناک ہے, اس پر نہیں جانا چاہیے. اس پہ ساری کوتاہی جو ہے وہ جو کشتی وہ تو آپ رافٹنگ کرانے والوں کی ہے, اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. اس وقت جو معاملہ ہے ریسکیو آپریشن کا ہے, جس طرح مودی صاحب کہہ رہے ہیں, ہم پورے اس کے دکھ میں شریک ہیں. ہم نے پوری انتظامیہ کو وہاں پہ الرٹ کیا ہے, متحرک کیا ہے. لیکن سر ابھی اس دفعہ آپ کا ریسکیو آپریشن بہت شکریہ فیض اللہ فراق صاحب, ریسکیو آپریشن جاری ہے, سزا سخت ہونی چاہیے. بہت شکریہ. اور میں تو کہتی ہوں ٹور آپریٹر سے لگائیں ان کے جا کے آفیسز کے باہر, ان کی جو ریفٹس ہیں ان کو کانفسکیٹ کریں, اور جس کے پاس, اچھا یہ میں بتاؤں یہ لوگ ٹرینڈ نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, آپ کو ان کو لائف گارڈز ہونا چاہیے, ان کو کچھ نہیں پتا. یہ جو ٹور آپریٹرز ہیں نا ایکوپمنٹ ہے ان کے پاس, they are selfish and what they want is کہ بس ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. کیا ذمہ داری لیں گے کسی کی, ان کو آپریٹ ہی نہ کرنے دیں. یہ ایریا ابھی مجھے لگتا ہے لوگ یہاں نہ ٹرینڈ ہیں, اور یہ ریفٹنگ تو بہت بڑی اوپر کی چیز ہے, خطرناک چیز ہے, اس میں تو بہت سیفٹی میجرز لے کے پھر یہ کام ہوتا ہے. کسی طرح کی اس وقت واٹر سپورٹ جو ہے نا خطرناک ہے, کوئی بھی رسک نہ لے. اور یہ جو ایکسپرٹ بنتے ہیں, ٹرینڈ لوگ بنتے ہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں.
اور میں تو کہتی ہوں ان کو آپ کانفiscate کریں, ان کا سارا سامان بند کرائیں, تب تک نہ شروع ہو یہاں جب تک وہ لائسنسڈ اور ان کی ٹریننگ کے سرٹیفکیٹس آپ نہ دیکھیں کہ بھائی ہاں پتا ہو اگر کسی کی جان خطرے میں ہوگی بچا سکو گے, اگر نہیں بچا سکے کوئی حق نہیں ہے تمہیں کہ جا کے تم جو ہے نا ٹورسٹ کو لے کے اپنی ریفٹ میں بٹھاؤ, لے کے جاؤ, یہ مرڈرز ہیں. جی بالکل. یاسر لودھی صاحب, ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور امید, ہماری دعا یہی ہے کہ آپ کے جو دوسرے بیٹے ہیں وہ زندہ ظاہر ہے ہو کہیں پر, ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہو اور وہ جلدی آپ سے ان کی ملاقات ہو. ایک بریک ہم نے لینا ہے رائز اینڈ شائن میں, واپس آتے کہیں جائے گا نہیں. جی ویلکم بیک ٹو رائز اینڈ شائن آن 365 نیوز. گڈ مارننگ ایوری ون. اور اب ہم اے آئی کی بات کریں گے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم بات کریں گے. اے آئی کے آنے کے بعد بڑے لوگوں کے کنسرنز بھی ہیں جن کو پتہ نہیں ہے اے آئی کے بارے میں. وہ تو یہ کہتے ہیں, بچے کہتے ہیں, اکثر ہماری بات ہوتی ہے آپ کی بھی اسٹوڈنٹ سے, ینگسٹر سے, کہ یہ تو ہم کس فیلڈ میں جائیں اب, سب اے آئی میں. آپ کو پتہ ہے کہ فزکس اور کیمسٹری میں جو ایڈمیشنز ہیں وہ 10% رہ گئے, ساری سیٹس خالی جاتی ہیں کیونکہ لوگ بچے آ ہی نہیں رہے, اس میں ایڈمیشنز ہی نہیں لے رہے. یعنی یہ تو امبیلنس ہے نا, یعنی اگر سب کو لگ رہا ہے کہ فیوچر, اب جس طرح پہلے آئی ٹی کے لیے سب ہے نا, اس سے پہلے آرکیٹیکچر میں ڈاکٹر یہ وہ, تو اب ٹرینڈ یہ ہے کہ بچے اے آئی پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس میں فیوچر میں وہی ہوگا اور ہر کام جو ہے وہی کر رہے ہوں گے. اور آپ کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, آپ کے پاس وہ پالیسی نہیں ہوگی, تو اے آئی کرنے کے بعد انہیں جاب بھی کرنی ہے نا. تو جب آپ ایڈوانسمنٹ نہیں ہوگی تو کیسے؟ تو وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر قومی مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی پالیسی 2025 کی منظوری دی, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی تکنیکی ترقی جو ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے. اچھا, اب اس کے تحت زہیب ہماری نارمل لائف میں اتنا اے آئی آ گیا ہے کہ میں کہتی ہوں ہم لوگوں کو بھی, ہماری جنریشن, ہمارے سے بڑی جنریشن, سب کو تھوڑا نا نالج ہونی چاہیے, ورنہ ہم تھوڑا پیچھے رہ جائیں گے کہ یار یہ کیا ہوا. اور یہ بڑی تھوڑے وقت میں چینج آیا ہے, بہت بڑا. تو آپ کو بھی نا چھوٹے موٹے کورسز کر ہی لینے چاہیے. آپ اب دیکھو نا یہ گوگل سرچ کچھ جو اے آئی سب اے آئی, واٹ از اے آئی, تو وی نیڈ ٹو نو. ایچ آر کا کام بالکل اب محدود ہو گیا, ختم ہو گیا. اچھا, اس کے تحت 2030 تک 10 لاکھ اے آئی ماہرین کی تربیت ہوگی اور 1000 اے آئی مصنوعات کی تیاری. 1000 اے آئی مصنوعات کی تیاری, وہ کون سی مصنوعات ہیں؟ اور 50,000 اے آئی عوامی خدمت کے منصوبے بھی اس میں شامل ہیں. تو کیسے یہ آگے بڑھیں گے اور پالیسی کو لے کر کس طرح چلیں گے؟ ہمیں جوائن کیا حمزہ اشرف نے جو کہ اے آئی ایکسپرٹ ہیں. حمزہ, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا رائز اینڈ شائن میں. گڈ مارننگ. تھینک سو مچ. جی اچھا, مجھے بتائیں کہ یہ اس پالیسی کے تحت جو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ 10 لاکھ اے آئی ماہرین کی تربیت ہوگی, پھر اس کے بعد اے آئی, اچھا مصنوعات کا, مجھے اے آئی مصنوعات کی تیاری کیا, یعنی اس سے مطلب کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ مصنوعات ہمارے ذہن میں تو کچھ اور آتے ہیں, نارمل چیزیں استعمال کی. اے آئی کا فیڈرل گورنمنٹ کو لے کر یہ سٹیپ لینا جو کہ 30% ہمارے ٹیک ہب کے اور ہماری ٹیک انڈسٹری کے جو فنڈز ہیں ان کی طرف لے کر جائے گا. اس کے بیچ میں میرا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان کا جو سٹیپ ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کا, یہ ہمارے لیے ایک بلو پرنٹ ہے. کیونکہ 2 لاکھ بچہ جو ہے وہ سال میں اے آئی کی نالج لے گا. اب آپ خود بتائیں کہ اگر ایک چاقو, ایک نائف میں کسی کے ہاتھ میں دوں جو کہ اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے, بٹ وہی نائف میں ایک سرجن کے ہاتھ میں دوں جو کہ ایک اچھا کام کرے گا اور علاج کر دے گا. تو یہ ایک موٹیو ہے, یہ ایک بہترین موٹیو ہے کہ اگر ہم انہیں پڑھائیں گے. فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ تقریباً 1 سال میں 2 لاکھ بچہ پڑھے گا. کین یو امیجن کہ 16,000 اے آئی پروفیشنلز پاکستان کے ملک کے نکلیں گے, اور یہ جو ہماری میجر سٹیز ہیں لاہور, کراچی, اسلام آباد, اس میں ہب, یہ سینٹرل ہب بن سکتا ہے. اور ہمارے ملک کا جو ایک روڈ میپ ہے, ہمارے ملک کا جو ایک نقشہ ہے وہ ایشیا, مڈل ایسٹ, یورپ کے بیچ میں آتا ہے. تو ہم ایک گلوبلی جو ہے کنٹریبیوٹر بن سکتے ہیں. یہ ایک ہمارا اسٹیپ ہے جو کہ 2025 میں لیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ پاکستان میں اس طریقے کی اڈیپٹیو چیزیں جو ہے وہ کافی لیٹ ہوتی ہیں. اور بالکل حمزہ, میں یہی بلکہ سوال کرنا چاہ رہی تھی. میں یاد ہے کہ جب کوڈنگ اور آئی ٹی کا ٹرینڈ شروع ہوا تھا پاکستان میں بہت لیٹ آیا. تو جو کوڈنگ ایکسپرٹس تھے اور وہ جو کانٹریکٹس تھے, کام تو وہ دوسرے ملکوں کو مل رہا تھا, ہمارے یہاں کوڈنگ ایکسپرٹس ہی نہیں ہوتے تھے. بڑا لیٹ ہوا وہ کام. میں ٹوٹلی سہمت ہوں, بالکل سہمت ہوں آپ کی بات سے. اور یہی چیز ایسی ہے کہ یہاں پر دیکھیں اب جب اڈیپٹیو, بالکل یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اڈیپٹیو چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں بہت لیٹ ہوتی تھی. اب یہ جب جلدی ہو رہی ہیں تو ان میں سوالات بھی اٹھتے ہیں. اب سوالات کو ہم نے اگنور کرنا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس کو پازیٹیولی لے کر چلنا ہے.
लेकिन मुझे बताओ हमजा, इसकी एआई का कहते हैं इट विल टेक ओवर द वर्ल्ड, बस आगे एआई का जमाना है। अब इसका मतलब क्या है कि आम बंदे को, लेडीज कुछ लोगों को समझ नहीं आती मेरी तरह कि क्या मतलब कि इसका जमाना आगे क्या होगा, एवरीथिंग विल बी एआई, व्हाट डज इट मीन? देखिए नादिया, हुआ पता है क्या हुआ, ये है कि लोग जो है ना बड़ी नेगेटिव बातें कर लेते हैं, बात बोलते हैं कि यार ये तो हमारी जॉब रिप्लेस कर देगा, ये काम रिप्लेस कर देगा। आप लोगों का एआई जो है वो है आपका सेल्फ असिस्टेंट, लेकिन अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, उसके असिस्टेंट बन रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आपने उसे लीड करना है, आपने उसे प्रॉम्प्ट देना है कि मेरा ये काम करो, और ठीक है अगर आप लीड करोगे तो आप ये गेम विन कर जाओगे। लेकिन अब एआई में क्योंकि हमारे पास नॉलेज कम है, बहुत से बच्चों के पास नॉलेज कम होती है, वीडियोस देख के, ऑनलाइन वीडियो देख के ऐसे ही कुछ ना कुछ लिख दिया, कुछ भी कर लिया, तो उसमें क्या है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एआई आपको कंट्रोल कर लेता है। अब आप अगर लीड करोगे, इसी के बारे में फेडरल गवर्नमेंट ने ये तमाम चीजें सिखाने को कही है कि अगर आप लीड करोगे ना, तो लीड करने पे क्या है कि वो आपका असिस्टेंट है, और फिर ना कोई जॉब रिप्लेस होनी है ना कुछ, क्योंकि आप अपने जो जितने भी मेजर टास्क है वो चीजें कंप्लीट करवा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई जॉब रिप्लेस हो जाएगी, कुछ ही हो जाएगा, काम आसान होगा। द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज टू लीड। ऐसा नहीं है कि हम उसे फॉलो करते रहें, अगर हम लीड कर लेंगे तो हम गेम विन कर जाएंगे। काम आसान हो जाएंगे, व्हाट डज इट मीन? एग्जांपल दो, क्या काम आसान हो जाएंगे? हमारा हम किचन में खाने बना रहे हैं, आसानी हो जाएगी, प्रोडक्ट्स वगैरह जो आसानी क्या होगी? हम मुझे बताओ ना, मुझे क्या फायदा होने से? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारी जितनी भी सेल्स एजेंसीज हैं, ठीक है, उनमें सबसे पहले हमें क्लाइंट को खुद सर्च करना पड़ रहा था, उसके बाद खुद जाना पड़ता है, उसको किसी प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये जितने भी एआई के काम है ना, ये सारे एआई रिप्लेस कर देगा। कैसे करेगा कि वो खुद सर्च करेगा, देखें उसमें सोचने समझने की सलाहियत है और फैसला लेने की भी सलाहियत है। तो वो खुद जो है वो हंटिंग करेगा, हंट करके वो एसईओ की तरीके से वो आराम से जो है हमारे क्लाइंट्स को बिल्कुल अट्रैक्ट करवाएगा। उसके अलावा ये तमाम चीजें, और चैट बॉक्सेस जो हैं वो भी एआई फ्लो के थ्रू बन रहे होते हैं। अब आप अगर किसी से बात करिए किसी भी वेबसाइट पर जाकर, तो उस पे क्या होगा कि आप कोई भी चीज अपनी नीड लिखती हैं किसी भी वेबसाइट पर, कोई भी आप चीज खरीदने जा रहे हो या कोई चीज अप्लाई करने जा रहे हो, तो वहां पर आपको कोई इंसान बैठा हुआ नहीं दिख रहा, वहां पर आपको चैट बॉट बैठे हुए देखने को मिल रहा है। अब उसमें क्या होगा कि वहां पर वो लोग जवाब दे रहे हैं। अब ये चीजें हम क्या कर रहे हैं, हम लीड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर वही इंसान जो बैठकर जवाब दे रहा था, अगर वो लीड करने लग जाए एआई को, ठीक है, और उसको ये काम आता हो, तो उसकी जॉब रिप्लेस नहीं, मतलब उसकी खत्म नहीं होगी, वो असिस्ट होगी, असिस्ट करेगा एआई उसको। यानी इसका मतलब है मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सेक्टर्स में, इन हेड्स में एआई आपको बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी कुछ प्रोफेशंस ऑब्सोलीट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिसिस चीजें, जो वो चीजें मुझे लगता है कि वो खत्म हो ही जाएंगी, उससे आगे फिर बढ़ना पड़ेगा। हम अगर सोच रहे हैं ना कि ये ऑब्सोलीट हो जाएंगी, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, इसी के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है। अब ऑब्सोलीट अगर हो रही हैं तो हमारी आवाम, हमारे मुल्क का बच्चा वो चीजें सीख रहा है, एटलीस्ट उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब वो सीख रहा होगा तो वो भी लीड कर रहा होगा। बात ये है कि पूरे ग्लोबली जो है ना हम लोग बहुत तरक्की कर लेंगे अगर ये चीज। लेकिन हमजा, जैसे मैं बात कर रहा था इससे पहले भी कि हमारा देखें जब पूरा एजुकेशन सिस्टम और हर फील्ड में हमें क्वालिटी ब्रेन्स मिलते हैं और वहाँ, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि अब हम बहुत ज्यादा फोकस हो गए हैं कि एआई की तरफ, और लोगों यंगस्टर्स को भी पता है कि भाई यही फ्यूचर है, तो फिर दूसरी फील्ड्स हमारी जो है वो निगलेक्ट, बिल्कुल उनमें तो काम ही नहीं होगा, उनमें हमें वो लोग ही नहीं मिलेंगे जो, ऐसा है, ये एक तशवीश है। बहरहाल ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट के ऊपर, आप किसी को जबरदस्ती किसी फील्ड में नहीं घुसा सकते, क्योंकि क्या होगा अगर मेरा इंटरेस्ट है क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, या फिर मैं ट्रेडिंग की तरफ बिलीव करता हूं, तो आप मुझे एआई के थ्रू, मैं उसमें एआई की हेल्प जरूर लूंगा, लेकिन मैं अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करूंगा। अब अगर किसी को डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बनेगा, उसमें भी वो एआई की हेल्प कर सकते हैं। अब उसमें क्या है, अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियर बनेगा, अगर किसी को कोई भी पेशा इख्तियार करना है तो वो इख्तियार करेगा। बट उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी जो हमारे दिमाग में बात डाल दी गई है ना कि ये रिप्लेस कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, इसमें ये कि प्रोफेशन ही रिप्लेस नहीं। हम हर प्रोफेशन में देखें, आपको वीडियो एडिट करनी है आप एआई के थ्रू कर सकते हो, आपको स्क्रिप्ट रेडी करनी है आप एआई के थ्रू कर सकते हो, आपको डाटा कलेक्ट करना है आप एआई के थ्रू कर सकते हो। हमजा, ये आने वाले वक्तों में ना बच्चे कहेंगे, पता है हमारे बुजुर्ग होते थे वो मैथ के सम पेपर पे सॉल्व करते थे, सोचो जरा, ऐसे लिखते थे, ट्रिप टू द जू, वो लिखते थे, हा, ऐसे हो रहा होगा, हमारा मजाक हो रहा होगा कि वो वक्त था। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली माजी का हिस्सा बन गए हमारे
हमारी जो जनरेशन है जिसने ये जो सम खुद सॉल्व किए हैं, जो खुद काम किए हैं, लिखाई भी खत्म हो जानी है, सब कुछ ये। और पता है ये देखिए पसंद हो या ना हो, हम हमेशा बैलेंस की बात करें। बहुत शुक्रिया हमजा, आपने थैंक यू सो मच हमजा। और माशाल्लाह तुम्हारी लुक मुझे हमजा बिल्कुल तुम्हारे फील्ड के साथ सही जबरदस्त, लेकिन हाँ हम अच्छी लग रही है, शायद स्मार्ट। थोड़े से पुराने वक्तों के, तो हमें हमेशा सवालात ही जहन में आते हैं। तो ये बात है कि भाई अब बैलेंस कैसे देखिए कायम ये होगा? वो वक्त है कि या तो बैठ के आप रोए पिटें हाँ। कि हाय ये क्या adapt हो कर रहा है, ये वक्त क्या, वक्त तो आएगा, सब कुछ होगा, अब उसके साथ चलो, या वहां बैठ के आप जो है उसको आप रिबेल कर जाएं। ऐसे नहीं, आगे हमारे बच्चों को ये सब फेस करना ही है। और मुझे खुशी है कि बड़े सही टाइम पे अब इस दफा हमने ये पॉलिसी का किया कि अडेप्ट करें, ताकि हमारे बच्चे एट पार सबके साथ तरक्की करें। एआई नहीं सीखेंगे करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। दिस इज अ रियलिटी, समझें इसको। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। जी, Welcome welcome back back. after the break. You're watching Rise and Shine on 365 News. हमारी दूसरी कोई ब्रांच नहीं है, दूसरी यही कोई शो branch- मिलेगा आपको। नहीं, आपका कब दूसरा है, लेकिन आपके 2 कप हैं। हाँ। ब्रांच आपकी दूसरी क्यों है ये 2 कप? एक में कॉफी है, एक में ग्रीन टी है, मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, यानी एक कॉफी का सिप लिया, ऊपर से ग्रीन टी ले, क्या एक बात देखिए है। हेल्दी ऑप्शन है, बेहतरीन। दूसरी जरा कैफीन की यानी ऑप्शन है। कॉफी के नुकसान ये ग्रीन टी पूरे करते हैं। यही बात है, यही है वो। अच्छा ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल आज खेला जा रहा है, और पाकिस्तान वनडे में तो वापसी हुई है पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स की। वेस्ट इंडीज की तैयारी कैसी है, क्या चांसेस हैं पाकिस्तान टीम के ये वनडे सीरीज अपने नाम करने की, ये हम बात करेंगे। और इंग्लैंड में असल में हुआ ये है कि मैनचेस्टर में पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं हैदर अली जी, तो उनको गिरफ्तार किया गया। मुबैना ज्यादती का इल्ज़ाम है खातून के साथ, और उसमें इन्वेस्टिगेट किया गया। अब उनको गिरफ्तार करने के बाद प्रिलिमिनरी हुआ, उनसे इन्वेस्टिगेट किया गया, और 2 हफ्तों के बाद फिर दोबारा उनसे ये रहते कहाँ हैं, इनकी ये रहते तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी गए हैं पाकिस्तान से। तो जब गए तो पता नहीं क्या ही, क्या मतलब वहाँ के खेलने गए हुए थे क्या? खेलने ही गए थे। अब उन्होंने क्या खेला है ये अभी देखते हैं ना, पूछते हैं हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स उस पे ये तो बहुत सीरियस सीरियस बात है, बिल्कुल ऐसी है, अजीब बात है भाई। तो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल वाजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास भी जोर 2 कप है। क्या बात है सर, ये फिर यानी फॉर्मूला दोनों खाली है, ये बड़े लोगों का। है। अच्छा, अब मुझे पता चल गया, मंत्र जो है ना ये बड़े लोगों का मंत्र है। आप प्लीज मग भिजवा दें, उसमें कॉफी और ग्रीन टी आपको भेज देंगे। लाए भाई, दूसरा कप भी लाए मेरा, मुझे भी पॉपुलर होना है भट्टी साहब और नादिया की तरह। दिस इज ट्रेंडिंग, ज़ुहैब को पता नहीं है ना क्या करें माजिद भाई, ये पीछे रह गया लड़का। एक कप पे मेरी तस्वीर बनी हुई, और एक कप मुझे यूनुस खान ने साइन करके दिए थे जब उन्होंने 8,833 रन थे और वो 10,000 टेस्ट रन की तरफ बढ़ रहे थे। माजिद भाई, वैसे यूनुस खान की अगर बात की जाए, ये बड़े, इनका बहुत बड़ा दिल है, ये गिफ्ट देते हैं जिनको पसंद करते हैं। आपको ये गिफ्ट दिया, मुझे पता है इन्होंने क्या गिफ्ट दिया है। बताइए। नंबर फोन का, वीआईपी नंबर, वो ब्रांड मैंने कहा नंबर दिया। मेरे पास इतना नॉर्मल सा नंबर था, मैंने कभी बॉदर नहीं किया। ये शो पे आए तो किसी टेलीकॉम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन के आए, और उन्होंने कहा कि भाई आपको गिफ्ट करना है वीआईपी नंबर दिया। वो क्या चल रहा है आपके पास? वही तो नंबर है मेरे वही पास, तो नंबर है। तो ये हम दोनों की, ये कितनी स्ट्रेंज बात है कि हम दोनों के पास जो गिफ्ट है यूनुस खान ने हमें दिए हैं। नहीं, और देखिए इससे हटके क्या जबरदस्त क्रिकेटर और क्या टीम मैन, जिस तरीके से यूनुस खान ने टीम को आप इंटरव्यू करें, जो मजा आता है, खुल के बात करते हैं, तो क्या बात है। बहुत ही हार्ड वर्किंग क्रिकेटर, यानी इतना टैलेंट उनके शुरू में इतना नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पर मेहनत करके जो रन्स बनाए और जो रिकॉर्ड्स बनाए, जबरदस्त। अच्छा खैर, ये यूनुस खान की तो बात निकल गई। बड़ी साहब, ये जो वनडे सीरीज हो रही है, पहला मैच होने जा रहा है आज, क्या मतलब ठीक है, अब अभी तो T20 का जमाना है, लेकिन जीतना भी जरूरी है। कितने चांसेस आपको लग रहे हैं वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान में से? देखिए जोहेब, ऑन पेपर तो पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तान इस वक्त अगर हम आईसीसी वनडे रैंकिंग में देखें तो पाकिस्तान नंबर 4 पर है, वेस्ट इंडीज नंबर 10 पर है। अगर आप और अपनी मेमोरी को रिकॉल करें तो वेस्ट इंडीज की वो टीम है जो 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ था, हिस्ट्री में पहली बार वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई ही नहीं किया था। और अब बिल्कुल वेस्ट इंडीज की एक न्यू लुक टीम है, नई टीम बनी है। लेकिन अगर पिछली सीरीज पाकिस्तान की देख लें, पाकिस्तान 3-0 हारा
न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में, और वेस्ट इंडीज हारा 3-0 से इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में। तो हालात कुछ दोनों के बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की टीम जिसमें अब बाबर आजम भी वापस आ गए, मोहम्मद रिजवान भी हैं, नसीम शाह भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम ज्यादा मजबूत है। और अभी हमने रिसेंटली उनको T20 सीरीज में हराया है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान फेवरेट की हैसियत से इस T20 सीरीज में स्टार्ट करेगा। अब हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी भी वापस आ गए, हारिस रऊफ भी वापस आ गए, तो पाकिस्तान की टीम मेरे ख्याल में खासी मजबूत है, तजर्बाकार भी है। लेकिन वेस्ट इंडीज का जो एम है जिसके तहत वो इस वनडे सीरीज में उतर रहे हैं कि वो अगला जो वर्ल्ड कप होना है 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, उसमें उनके जो हेड कोच हैं डैरेन सेमी, उन्होंने 2-3 दिन पहले बयान में कहा था कि वो डायरेक्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में भी वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई करने की कोशिश की और वो क्वालिफाई नहीं कर सके। बिल्कुल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वेस्ट इंडीज का होना किसी टूर्नामेंट में बहुत अच्छा है। वो एक अलग ही अनप्रेडिक्टेबल सी टीम है और बड़ा मजा आता है। क्या पास्ट में उनका क्या वो स्टाइल, उनके प्लेयर्स। अच्छा बड़जा, ये तो फिर इसका मतलब है कि ये अपॉर्चुनिटी भी आ गई सीनियर प्लेयर्स के लिए कि एशिया कप में अगर उन्होंने जगह बनानी है, कहा तो कहीं नहीं गया ये बात, लेकिन एशिया कप में अगर जगह बनानी है तो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना है, बॉलर्स को अच्छी विकेट्स वगैरह लेना है, और फिर वो T20 स्क्वाड का हिस्सा हो जाएंगे। हो सकता है ना ये? देखिए, एक स्लॉट तो अभी ऐसी है जो फखर जमान की जगह है, क्योंकि फखर जमान इंजर्ड हो गए और कहा यह जा रहा है कि एटलीस्ट 3-4 हफ्ते तो फखर जमान की पाकिस्तान टीम में वापसी मुमकिन नहीं है। बाबर आजम जो अब काफी 4-5 सीरीज हो गई पाकिस्तान की T20 सीरीज में नहीं है, अगर बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 टीम में आना है तो इस वनडे सीरीज में परफॉर्म करें। हालांकि फॉर्मेट जरा मुख्तलिफ है, लेकिन बाबर आजम पर भी बड़ी इनिंग्स काफी अरसे से ड्यू है। मेरे ख्याल में पिछले 3 साल से बाबर आजम ने वनडे में भी पाकिस्तान की तरफ से कोई सेंचुरी नहीं बनाई। तो बाबर आजम का जितना बड़ा नाम है, जितना बड़ा मर्तबा है, मेरे ख्याल में बाबर आजम का परफॉर्म करना, फिर मोहम्मद रिजवान इस वनडे सीरीज में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं। T20 टीम से वो बाहर हैं, वहां पर मोहम्मद हारिस विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस भी अगर आप पिछली 2 सीरीज देख लें, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की, वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। बस यानी बाबर रिजवान की तो जगह बन रही है, बाबर रिजवान की तो जगह बन रही है। सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस, अगर इस सीरीज में दोनों परफॉर्म करते हैं तो मेरा ख्याल में दोनों वापस आ सकते हैं। और ये इनकी वो पूछिए, हैदर अली की भी बात बताएं कि जी पीसीबी ने इनकी तरफ अब इनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, कोई स्कैंडल है, ये क्या है उसके बारे में? हैदर अली, नादिया, हैदर अली एक 24 साल के अपकमिंग प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 2 वनडे और 35 T20 इंटरनेशनल खेले हुए हैं। पाकिस्तान का एक शहर है अटक, वहां से उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान की शाहीन टीम या पाकिस्तान की ए टीम समझ लें, वो गई हुई थी इंग्लैंड। और आप इंटरेस्टिंग चीज देखें कि आज हैदर अली ने पाकिस्तान की उसी शाहीन टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाई करना था। 4 दिन पहले जब मैनचेस्टर से पाकिस्तान टीम ने वतन वापस आना था, क्योंकि उनका टूर खत्म हो गया, तो मैनचेस्टर की जो ग्रेट मैनचेस्टर पुलिस है, उसको वहां पर जो हमारे जराए बताते हैं कि एक पाकिस्तानी नैयाद खातून है, उन्होंने हैदर अली के बारे में शिकायत की, जिसके बाद पहले पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। 3 दिन वो पुलिस कस्टडी में रहे, अब वो जमानत पर रिहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उनको बरतानिया छोड़ने से मना किया हुआ है। 2 हफ्ते बाद दोबारा हैदर अली को बुलाया गया है। देखें, एक अफसोसनाक चीज है। अच्छा, इल्जाम क्या लगाया उन्होंने? खातून जो है वो भी पाकिस्तानी है, उन्होंने क्या इल्जाम लगाया? कहा नहीं जा रहा है। देखिए, आपको पता है कि वहां पर बहुत ज्यादा प्राइवेसी का इशू है, बताते नहीं है कि कौन खातून है, उसकी क्या नेशनलिटी है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आपको पता है कि बर्मिंघम, मैनचेस्टर, यहाँ पर बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, को पाकिस्तान की कम्युनिटी से उस
खातून का ताल्लुक है, उसने वही हैरेसमेंट का उन पर इल्जाम है। लेकिन एक अफसोसनाक चीज है कि एक नेगेटिव चीज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ गई है। हमें नहीं पता कि क्या इसमें हकायक कितने हैं, लेकिन माजिद भाई आपको लगता है इसमें कुछ साजिश भी हो सकती है? क्योंकि आजकल तो वैसे ही बहुत कुछ क्रिकेट को लेके दुश्मन लोग हमारे साथ कर ही रहे हैं, तो ये भी उसकी एक कड़ी हो। देखिए, इस पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन नादिया और वेब, मैं आपके तवज्जुह से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उन प्लेयर्स को जो पाकिस्तान की टीम में जाते हैं और एक खाने पर आप किसी के साथ बगैर उसको पहचाने हुए चल पड़ते हैं या उसके साथ आप दोस्ती की पींगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल में आई ओपनर है। लेकिन पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट पर भी सवाल उठता है कि एक लड़का जो माजी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुका है, पाकिस्तान की तरफ से इंग्लैंड का टूर भी कर चुका है, हैदर अली, और कहते हैं कि किसी गरीब घराने से उसका ताल्लुक नहीं है। हैदर अली माशाल्लाह वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन एक इल्जाम लगा जिसकी वजह से पुलिस ने उसको हिरासत में, और टीम मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी है ये, इतना जो पूरा लेकिन माजिद भाई ये भी तो है ना कि इसमें देखिए लंदन में लगा है और जो इल्जाम लगाने वाली है वो जानती है कि ये अगर झूठा हुआ तो उन्हें डैमेजेस पे करना पड़ सकते हैं। पाकिस्तान में तो बड़े लगते रहते हैं, और वो तब होगा जब हमारी तरफ से लीगल जो है ना सपोर्ट पे लग चुके हैं। जबरदस्त हमें बेस्ट लॉयर्स हायर करने चाहिए, क्योंकि जो भी है ये हमारे तो ये जरा है ना सीरियस बात तो है अपनी जगह, तय तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब हरासमेंट की बात कर सकते हैं तो वो किसी भी लेवल को जो आपके हमारे नजदीक नहीं हो भी उसको भी पता नहीं बना दिया, वी डोंट नो, जब तक साबित ना हो जाए। लेकिन ये कि हमारी तरफ से हमारे क्रिकेटर को बेस्ट लीगल और लंदन में तो फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो सारी चीजें पाकिस्तान फौरी तौर पर तो जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया और उन्होंने कहा कि जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएंगी, हैदर अली पाकिस्तान आएंगे, फिर हम अपनी तहकीकात करके फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हैदर अली ने पीसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट को कहां वायलेट किया है। लेकिन एम्बेसी जो है पाकिस्तान के जो हाई कमीशन है बरतानिया में, लंदन में, वो हैदर अली की मदद भी कर रहा है, लीगल एड भी प्रोवाइड कर रहा है, वकील भी उन्होंने करके दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि हैदर अली इस मामले से निकले। अगर आप याद करें कि कुछ दिनों पहले वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर के बारे में भी वहां की कुछ खवातीन ने, कुछ लड़कियों ने इल्जाम लगाया था। इसी तरह अभी रिसेंटली भारत में भी एक उनके बहुत मारूफ प्लेयर रही हैं, लेकिन आईपीएल के जो ये विनिंग टीम है बेंगलुरु, इससे उनका ताल्लुक है, उस पर भी एक खातून ने इल्जाम लगाया। तो दुनिया भर में चूंकि क्रिकेटर सेलिब्रिटीज हैं, जी बिल्कुल, उनके पास पैसा भी बहुत ज्यादा होता है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। अभी इस वक्त कुछ भी बिलीव नहीं तो करना चाहिए और कोई ऐसी बहुत शुक्रिया भट्टी, आपने हमें वक्त दिया। जी, मुझे होता है कि मसाला मिल जाए। थैंक यू सो मच माजिद भाई। हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया पे देखे गंदी हो गया ना, वहाँ तो अब उनको मसाला चाहिए, किसी के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं, बस ये कि अपने $4 इनको मिल जाए अपनी पोस्ट के। तो मुझे अब यही डर है कि जी वैसे दुनिया में इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन हम इसको कर देते गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट। इट्स द अदर वे राउंड हमारे पास। सोशल मीडिया में लेकिन जरा एहतियात करनी चाहिए, जब आप सेलिब्रिटी हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए यहाँ पर। बल्कि लोग क्या कर रहे हैं कि गिल्टी इवन इफ प्रूवन इनोसेंट। मुझे तो ये लग रहा है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं जाएंगे जो भी है, जब तक कोई सही ठोस सबूत चीजें ना आ जाएं, आप कोई मंदड़क जो है ना स्कैंडल्स कहानियां, इसको ये मत कीजिएगा, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड। ब्रेक के बाद वापस जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। घर से फोन आ जाते हैं ब्रेक में, बड़ा मसला है। बच्चों की मैनेजमेंट भी जो चल रही होती है ना साथ साथ, क्या करें, साथ करनी होती है। मल्टीटास्किंग है भाई, ये जमाना ही मल्टीटास्किंग का है। हाँ, तो अब हम क्या बात करें, वक्त हमारे पास रह गए 7-8 मिनट है हमारे पास, ठीक है जी। और इसमें जरा एंटरटेनमेंट की कुछ बात करते हैं। आप बात क्या करना चाह रहे हैं? मैं बात ये करना चाह रहा था, मैंने कल ऐसी स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो मैंने देखा कि डॉक्टर उमर आदिल हैं जी, बड़े आउटस्पोकन है, वो बहुत सी चीज़ों के बारे में ओपिनियनेटेड हैं, उनका अपना एक राय होती है और बड़ा स्ट्रांगली वो देते हैं। अच्छा, कल वो अहमद बट के बारे में थोड़ा सा वो चंक आया, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें आती हैं, तो वो
چھوٹا, ہاں میں ایک سیکنڈ میں جان لوں نا ان سے, ان کے تھوڑا اس بارے میں وہ ہے. جس آئی تھنک جس بات سے وہ offend ہوئے تھے وہ ہوا بھی احمد بٹ کے پوڈ کاسٹ پہ ان کے سوال کی ہی وجہ سے. ہاں تو ان سے سوال ہوا کہ احمد بٹ کے بارے میں آپ کیا, تو انہوں نے کہا نہیں میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. خیر یہ یہاں تک بات ٹھیک تھی. پھر انہوں نے کہا کہ احمد بٹ کیوں میں ان کے بارے میں بات کروں, میں ان کو جانتا نہیں ہوں, ان کو تو وہ ان کی خالائیں جو ہے نہیں مل رہی کافی 10-12 سالوں سے. تو یہ چیزیں مجھے ایک دم سن کے میں نے کہا نادیہ سے پوچھوں گا میں کہ کیا معاملہ چل رہا ہے اور کیا احمد بٹ کا کیا. میرا خیال بیسٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے خود ہی بات کریں. منڈے کو تو پھر اسپیشل ہم ان سے بات کریں گے, احمد بٹ سے بھی کوشش کریں گے بات کریں گے کہ دونوں کا آپس میں مسئلہ چل کیا رہا ہے اور اس کا حل کیا ہوگا, تو ضرور بات کریں گے. لیکن یہ بڑی ڈفرینٹ ہوا ہے کہ اس دفعہ پوڈ کاسٹ کرنے والے سے سوال کیا جا رہا ہے, ورنہ ہمیشہ جو بولا ہے اس نے اس سے اختلاف ہوتا ہے, اس سے مسئلہ ہوتا ہے. لیکن میں بھی جو کہتی ہوں کہ جس نے یہ سوال کیا ہے, جو پوڈ کاسٹ کنڈکٹ کر رہا ہے, اس سے بھی تو پوچھا جائے نا. اور یہ اتنی کنٹروورسی, یعنی جو پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے وہ نکل جاتا ہے, وہ آرام سے نکل جاتا ہے سوال کر کے سارا یہ, اور وہی والی بات کہ جی جو گیسٹ بولنا چاہتا ہے کہہ دے. جنگ بہت چل رہی ہے نا, میں یہ آج کل یہ نہیں ہو گیا بہت اتنی زیادہ الفاظ کی ایک دوسرے پر گولہ باری چل رہی ہے کہ مطلب جب آپ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں دل دکھانے والی بات ہوئی تو پھر دوسرے نے بھی کچھ کہہ دیا. لیکن ہم اس پہ خود ان سے بات کریں گے, بیسٹ تو وہی بتائیں گے. ایک اچھی خبر, شادیوں کا سیزن اور شروعات ہوئی آئمہ بیگ کی شادی سے. ان کی جب فینز نے پکچرز دیکھیں, انہوں نے جب بتایا سب کو فینز کو, تو سب کو بڑی خوشی ہوئی. لیکن شروع میں بات یہ تھا کہ اچھا کینیڈا میں شادی ہوئی, کینیڈین لڑکا کون, یہ وہ کیا. اور جب ان کو پتا چلا, اچھا پہلے فوکس سارا آئمہ پہ نا, دولہے پہ نہیں تھا بھی اتنا, بھی تو آئمہ کی بات ہو رہی. جیسے ہی پتا چلا کہ یہ لڑکا ہے کون, ایک تو یہ کہ ان کا بہت ہی کلوز فرینڈ اور ساتھ میں کو فاؤنڈر آف دا برانڈ راستہ. تو آپ تو سوچیں یہ جو آپ کی جین زی اور دوسرے سب پاگل ہو گئے. یہ وہ پاکستانی برانڈ ہے راستہ, میں جس کی بات کر رہی ہوں, جس کو بالی ووڈ سٹارز, ہالی ووڈ سٹارز پسند کرتے ہیں پہننا. ان کی فنکی جیکٹس, کپڑے, ارے یہ انیل کپور وغیرہ سارے, کون نہیں پہنتا ان کا برانڈ. اور ہے کہاں پہ ان کا آؤٹ لیٹ؟ پاکستان میں, پاکستانی بیسڈ ہے یا کہاں ہے؟ اچھا مزے کی بات ہے, 2 چیزیں میں نے بھی منگوائی تھی, علیزہ نے منگوائی تھی. تو میں نے یہ دیکھا کہ جس پہ ہم لوگ آرڈر کر رہے تھے کوئی US کا نمبر آ رہا تھا. اچھا US بیسڈ ہے, وہاں سے کر رہے ہیں آپریٹ, لیکن ہی ان پاکستان اونلی, لاہور سے ہی ہے. تو مجھے اب کیا ہوا کہ جب پتا چلا دلہا کا, تو اب دنیا سوئچ کر گئی ان پہ کہ ارے ہاں وہ تو وہ بھی کوئی کم نہیں, وہ از اے اسٹار بیکاز ہز برانڈ از اے اسٹار. یہ تو ماڈلنگ بھی کرنی چاہیے, مجھے تو ماڈل لگ رہے ہیں, خود بھی کرتے ہوں گے ماڈل. بالکل, مجھے بڑی خوشی ہوئی اس شادی کی, اٹ از امیزنگ. صحیح. اچھا ویسے مجھے یہ زین احمد, سوری میں ایک بار یہ سلو اس لیے ہو گئی تھی, میں نام میں کنفرم کری تھی, دلہا یار غلط نام لے لوں گی تو بری بات ہے. زین احمد, کو فاؤنڈر آف دا برانڈ راستہ, لوڈ بائی ایوری ون. تو اٹ از امیزنگ. زین کے ساتھ شادی, تو یہ کوئی ایک سیلیبریٹی کی شادی نہیں ہے, یہ 2 سیلیبریٹیز کی شادی ہے جو کہ بیسٹ فرینڈز رہ چکے ہیں. آئی تھنک کہ جب فرینڈز میں شادی ہوتی ہے نا تو ایک بڑا الگ سا کمفرٹ ہوتا ہے. پہلے ہی ظاہر ہے آپ ایک دوسرے بیٹھے. اور دیکھیں یہ خوبصورت اور بڑی سادگی کے ساتھ, یہ بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جو سیلیبریٹیز سادگی کے ساتھ ان ایونٹس کو کرتے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے, کیونکہ دیکھیں حالانکہ ان کے پاس پیسہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بڑا ہائی فائی ایونٹ ہو, بڑا لیوش قسم کا, لیکن اس سے تاثر ذرا خراب جاتا ہے. تو جو سادگی سے ہوتا ہے ایونٹ, یہ بڑا مجھے بہت ہونا بھی چاہیے. مجھے تو وہی, تم ولید کی گیسٹ لسٹ دیکھ لو, 1000 بندہ تو اس کا ویٹ کر رہا ہے, کہہ رہا آپ ہی بڑی مہنگائی ہوگی, میں کہا مہنگائی ہوگی تم اپنی گیسٹ لسٹ کو کنٹرول کرو. لیکن اب یہ تھوڑا سا فیشنیبل بھی ہو گیا بہت جگہ کہ کم لوگ ہونے چاہیے. اب فیملی کا فیئر ہے, آپ اس کو بلائیں گے تو اس کو بھی بلانا ہے, اس کو بھی بلانا ہے تو اس کو بھی بلانا ہے, کرتے کرتے آپ اتنے ہزاروں لوگوں کا, پھر 10 لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ہاں ناراض تو پھر بھی ہونا ہے, کھانے کی برائی بھی ہونی ہے. 500 لوگوں کو بلا لیا, 100 لوگ پھر بھی ناراض ہو گئے. اور یہی پیسے کپل کے کام آ جائے تو کتنی اچھی بات ہے. خیر ان کی بات کریں تو یہ سو نائس, سمپل. زین اور آئمہ کو بہت بہت مبارکباد, ان کی دونوں کی فیملیز کو بہت ساری دعائیں ان کے لیے. اینڈ ماشاء اللہ اٹ از اے ونڈرفل نیوز, کیونکہ آئمہ جو ہے وہ تو ہمارے, میں کہتے ہیں دل پسند جو ہے سنگر ہیں. اور ایک ٹائم تھا پتہ ہے 90s, اور اس کے بعد کہ 1-2 سنگرز ہوتی تھی. میں کہتی ہوں لڑکیاں پاپ سنگرز کب آئیں گی, ہماری بچیاں کیوں نہیں گا رہی. اور انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ لے کے آئی, ان کو دیکھ کے اور بہت بچیوں نے گانا شروع کیا. تو آئمہ از اے ٹرینڈ سیٹر اینڈ امیزنگ وائس. ایک اور اچھی بات ہے کہ شادیاں ہو رہی ہیں, زیادہ تعداد میں سیلیبریٹیز کی شادیاں ہو رہی ہیں, اور وہ مطلب کامیاب بھی ہوتی جا رہی ہے ماشاءاللہ. تو یہ بالکل, اور خوشی ہوتی ہے ہمیشہ. تو اٹ از ونڈرفل, اور مجھے وہ اچھا لگ رہا ہے لائک آئی سیڈ کہ دے آر فرینڈز. کیا بات ہے, وہ نظر آ رہی ہے ان کے اندر ریپٹ, وہ یعنی پکچرز میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ فرینڈز تھے. اب یہ میں سمجھ نہیں کینیڈا میں کیوں شادی ہوئی ہے. اب یہ تو آپ کو ابھی کنفرم نہیں ہے نا کہ وہ کینیڈا بیسڈ ہے یا خرچہ یو ایس بیسڈ ہے. اس سے خرچہ کم ہوتا ہے.
अब यहाँ होता तो कितने लोगों को बुलाना पड़ता है। अच्छा हाँ कनाडा से तो इनविटेशन भी आएगा तो कहेंगे भाई माजरत हमारी तरफ से हम थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है। ठीक है, कोई नहीं, आप यहाँ जब फंक्शन करेंगे तो तब हम आएंगे। अच्छा एक और चीज मुझे याद आ गई, अब मैं भी देख रहा हूँ ना ये चीजें ज्यादा देख रहा हूँ। एक पॉडकास्ट हो रहा था वहाँ बहुत ही मशहूर इंडिया में, तो वो अपने एक सिंगर से सवाल कर रहे थे कि भाई उनका कोक स्टूडियो इतना जबरदस्त क्यों है, नहीं हमारे बारे में बात कर रहे थे। वो आपने सुना मैंने, उन्होंने कहा भाई पाकिस्तानियों का कोक स्टूडियो इतना अच्छा क्यों होता है जबकि हमारे अंदर म्यूजिक और हमारे तो मजहब का हिस्सा है, रिलीजन का हिस्सा है। बिल्कुल, और हिस्ट्री बॉलीवुड ये वो सारा म्यूजिक और रीमिक्सेस चल रहे हैं, तो उनका ओरिजिनल एक भी कॉपी नहीं होता, इंस्पायर्ड नहीं होता कहीं से कि जी कोरिया की धुन ले ली, थोड़ी अफ्रीका की ले ली। तो क्या जवाब था फिर से? बस उन्होंने ये कहा सिंगर ने कि देखें क्योंकि उनके पास एक ही वो 2-3 चीजें हैं जिसको वो सेलिब्रेट करते हैं, तो उस पर फोकस ज्यादा होता है। हम इंडिया में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं तो इसलिए वो हमारा इतना बड़ा है, कोक स्टूडियो को इतनी वैल्यू नहीं। आसान लफ्जों में इन अदर वर्ड्स शी वाज ट्राइंग टू से नहीं, आसान लफ्जों में वो ये कहना चाह रहे थे आए बाएं शाएं। हां बस इसका ये ट्रांसलेशन अगर इसके आप करेंगे, गूगल नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ कि वो इसलिए कहना चाह रहे थे क्योंकि मानना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ ओरिजिनल म्यूजिक है, हमारे यहाँ जो है सिंगर्स हैं दिल से गाते हैं, और हमने बहुत तरक्की भी कर ली है भाई, कब मानोगे तुम। ये जी हाँ, तो अच्छा, वो अच्छा लगा। हाँ, तो ये ज़ोहेब ने जवाब बताया कि इंडियन ने जवाब क्या दिया कि उनका कोक स्टूडियो क्यों इतना मशहूर और ओरिजिनल नहीं है जितना पाकिस्तान का है, तो उसने कहा आए बाएं शाएं, यानी कि मतलब कि मैं क्या तुम्हें असलियत बताऊं, तुम्हें खुद बताए। जैन देखने का शुक्रिया। जब ऐसी को जवाब देता है ना तो समझ जाएंगे। अच्छा 2 मिनट है तुम्हारे पास? बिल्कुल, आज तो कितना टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम आप दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद साथ फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि मोदी सरकार पे बात ना करें? अरे हाँ, तो दाल का तड़का है, चेरी ऑन द केक है, बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट का इजलास देख रही थी आप? लेटेस्ट मोदी जी के बारे में क्या बात हो रही है, हम क्या क्या, तो पता हमारा काम ही आसान कर दिया है। किसने भला? राहुल गांधी ने। थैंक यू राहुल, आपको तो रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जितना कमाल ये काम कर रहे हैं। ये लोकसभा होती है, लोकसभा जी, लोकसभा, तो उनकी आप मतलब ऐसे एक्सपोज कर रहे हैं राहुल गांधी डेली। आप, मैं कह रही हूँ ये इनको जरूर देखें कि क्या और कह रहे कि भी आप तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम ही नहीं ले रहे हो, आप तो एड्रेस ही नहीं कर रहे हो, तो इतना टैरिफ लग गया आपने, व्हाट आर यू डूइंग। और अभी मैंने वीडियो में देखा जहां उन्होंने एक्सपोज किया है मोदी के जो इलेक्शन कैंपेन रिजल्ट्स में जो हजारों के तादाद में वोटर्स थे वो फेक थे। तस्वीरें हैं, वोटर का नाम है, हाउस नंबर में लिखा हुआ है हाउस नंबर 0। रिगिंग का इल्जाम है, रिगिंग अच्छा, वालिद का नाम वोटर का क्या लिखा हुआ है? LMNOPQ। तो ये उन्होंने पूरे पार्लियामेंट में मोदी के इलेक्शंस को, रिजल्ट्स को एक्सपोज किया है कि दिस इज हाउ ही वन द इलेक्शन। अच्छा, इस रीजन में बड़ी मजे की बात है ये, पोलिंग लिस्ट से लेके इलेक्शन अनाउंस लेके रिजल्ट तक इलेक्शन कमीशन ऐसा जबरदस्त कोई मामला चलता है रिगिंग का। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। देखें आप, वो तो राय वहां बनती जा रही है, लोगों ने उनको प्रमोट किया जा रहा है, और जितना वो खुल के बोल रहे हैं, कुछ चक्कर है, कुछ बात है। और अब जब बात करना शुरू किया तो कह रहे हो कि क्लोज करें, हद हो गई। अभी हम जब क्लोज कर रहे तो कह रहे बात करें, क्या चाह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? लेकिन मोदी को कुछ चुप्पी सी लग गई है। 20-50% जो यूएस ने टैरिफ लगाया है, इस पे बात करेंगे हम ऑन मंडे को। हमारी मुलाकात होगी, आपके साथ देखते रहिएगा राइज एंड शाइन, फीडबैक देते रहिए। क्यों इंडियन रुपये जो है डिवैल्यू होने वाला है? 0 डेड इकोनॉमी, व्हाई?